चैट बॉक्स से अगर पहला सवाल आज लेते हैं, और वो है अदानी पावर पे। भर भर के आज सवाल आए हैं, क्यों आए हैं पता नहीं, पर अदानी पावर पे काफ़ी सवाल है। तो प्रदीप जी, आपसे शुरू कर लेने थे आज। अदानी पावर पे ज़रा बताइए क्या करना चाहिए। 140-41 पे चल रहा है, ऊपर जा कर के रुक रहा है 155-56 पे। अदानी पावर कैसा लग रहा है आज का पहला स्टॉक? तो इस चार्ट में मुझे अच्छा ही लग रहा है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम है नहीं। और ऐसा आपको मिलेंगे नहीं कि फटाफट स्टॉक आपको ऊपर मिलेंगे, 200 क्रॉस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जिनके जी। पास पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए। अगर आप बाई करने में चाहते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, 134 130। इनफैक्ट करेंट जोन भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है, ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। इंटायर पावर सेक्टर हमने देखा उतना रैली हुआ नहीं, चाहे वो अदानी पावर हो जाए चाहे वो टाटा पावर ही हो जाए। सो कहीं ना कहीं मिड टर्म में पॉजिटिव व्यू है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखने जैसे स्टॉक है, 1 2 दिन के 3 दिन के व्यू नहीं होगा यहाँ पे, सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है फिलहाल के लिए अदानी पावर को लेकर के। चलिए ज़रा आज की जो एक महत्वपूर्ण खबर है ब्रोकरेज हाउसेस को लेकर के, वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा शेयर उसी के हैं, तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले खबर, आरबीआई ने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के नॉर्म्स को जो है वो सख्त कर दिया है, और 7 से 10% तक की गिरावट जो है बीएससी, एंजल वन जैसे शेयरों पे देखने को मिली है। लेकिन सख्ती क्या हुई है वो पहले आपको बता दें। सख्ती ये हुई है कि ये जो आसानी के साथ कोलेट्रल के आधार पर अब ये कहा गया कि जितने एमटीएफ पे आप पैसे दोगे उतना कोलेट्रल रखना होगा। ये थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और आरबीआई के दिशा निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो असर होगा कि वॉल्यूम तेज़ी से गिर सकते हैं, और जब वॉल्यूम गिरेंगे तो ये न सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेस के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, बल्कि ये जो बीएससी जैसी कंपनियां हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो एक एक करके उन शेयरों पे बातचीत करते हैं, इन तमाम शेयरों को लेकर के। अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, तो अंबाला मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंशुल जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। कुछ कह रही मैम? गुड मॉर्निंग टू यू गुड एंड मॉर्निंग। ऑल व्यूअर्स एंड ऑल को पैनलिस्ट आल्सो। चलिए बहुत बढ़िया मैम। तो एक एक करके इन तमाम शेयरों पे जरा बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 शेयरों पे तो सबकी राय जानना चाहेंगे, एक ग्रो एक बीएससी। तो पहले आपकी राय प्रदीप जी, ये जिस तरीके से खबर आई, क्योंकि बड़ा कारोबार प्रभावित होगा इससे जो है इस नियम के साथ, हालांकि बहुत दिन से संकेत मिल रहे थे। ग्रो को लेकर के व्यू क्या है? 167-68 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? क्या ये समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे? आपकी राय क्या होगी? जी यस, मैडम को भी, विजय लक्ष्मी मैडम को भी गुड मॉर्निंग। एंड देखिए गुड अभी मॉर्निंग। ग्रो बेसिकली 167 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि विपुल जी, हो सकता है कि एक डीप आपको और मिले 155-50 तक, लेकिन ज्यादा नेगेटिव व्यू या तो ग्रो को लेके या तो बीएससी को लेके मेरा व्यू है नहीं। एक शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली टेम्पोररी रिएक्शन है, इससे पहले भी हमने एसटीटी वाला मैटर देखा है। तो कहीं ना कहीं न्यूज आने के बाद थोड़ा ओवर रिएक्शन या तो रिएक्शन हम जो भी बोलेंगे तो होता है। बीएसई भी आज हमने देखा कि जिस तरीके का नीचे आया था 2726 का लो लगाने के बाद एक शार्प रिकवरी। एंजल वन पे भी आप देखिए एक शार्प रिकवरी। ग्रो में भी ऑलमोस्ट अभी भी देखिए कहीं ना कहीं नीचे तो है, लेकिन मैं बोलूंगा एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत व्यू मेरा नेगेटिव रहेगा 2 4 दिन के लिए। बाकी बीएसई जैसे स्टॉक्स, ग्रो जैसे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि एंट्री लेने का एक हाई अच्छा खासा जोन पे अभी चल रहा है, स्पेशली बीएसई। जैसे कि अभी 2820 के आसपास का प्राइस चल रहा है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी जितने हमारे सुपर डायमंड मेंबर्स है, अभी हमने आज ही बाई कॉल दिया है। पहले भी हमारा कवरेज था 2200-2300 से, और रिसेंटली रिजल्ट भी अच्छा आया था। और ये आज का डीप मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, और हमने उल्टा बाई कॉल दिया है कि अगर किसी का मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पोजीशन बना के जाइए। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत अब आपको प्रेशर आपको 1 2 हफ्ता हो सकता है कि दिख जाए। ये बात यहाँ पर ग्रो पे जो है निकल करके आ रही है, ग्रो को लेकर के। अम्बाला मैम आप भी बता दीजिए, आपका व्यू क्या है? आपने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ग्रो पर एक बाय कॉल दी थी, और इसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट में चोट ज़्यादा लगेगी या रिकवरी हो जाएगी ग्रो में? आपका व्यू क्या है? ज्यादा लगने से पहले ही हमने अपना एक ब्रेकर लगा के रखा है कि 160 पर हमको रुक जाना है। तो अच्छा। आज का जो लो बना है 164 का है।
एनीवेज 160 के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि मैंने एक मोमेंटम ट्रेड आपको दिया है। मैं चाहती तो इसको 130 पर बाय करना हूं, लेकिन आएगा तब। अब जब आएगा तब देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ जो कॉल आपके पास में विच इज क्लोज टू 175 के प्राइस सर आपके पास में है, जिसमें आप 190 और 210 205 के टारगेट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एज गिवन 160 ओनली। अभी अगर परमिशन है विपुल जी, तो एक में स्टॉप लॉस बताना है, एक में एंट्री देनी बहुत है, और संक्षेप दो में मैम स्टॉक बता में दीजिए, टारगेट। अगर कोई नया ट्रेड हो तो पहले प्रायोरिटी देंगे, बाकी जो पुरानी अपडेट है उसको फटाफट बता दीजिए। जी मैम। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड में एक फ्रेश लॉन्ग बन सकता है, बट कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड, बिकॉज हम लोग बॉटम बाइंग कर रहे हैं, टर्न अराउंड प्ले करने की कोशिश, जहां पर परसेंटेज वाइज थोड़ा ज्यादा बन सकता है। डिस्क्लोजर ये है, ये सेम रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स के पास भी आपको मिलेगी। तो हैप्पीएस्ट माइंड अभी चल रहा है 380, अभी थोड़ा बढ़ गया, बट कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छी अपसाइड बाकी है इसमें। इसको 370 से 375 लीजिए, 375 से 388 की प्राइस पॉइंट पर हम इसको खरीद सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को, फॉर द टारगेट्स ऑफ 415, 415, 440 और 500। अब तीनों टारगेट में आप देखेंगे डिफरेंस है। तो पहला टारगेट स्विंग ट्रेड का है, जल्दी लेके निकलना है तो निकल जाइएगा। बाकी अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आईटी की रिकवरी जब आएगी उसमें आपको अप टू 500 तक ये दिख जाएगा। अब रही बात इसमें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर जो मेंटेन करना है वो सिर्फ 345 का ही मेंटेन करना है, इससे नीचे ना तो एवरेज करना है और ना ही स्टॉप लॉस रोकना है। दिस इज द बहुत ही बॉटम लाइन पर ऑलरेडी हम बाय कर रहे हैं, तो यहीं से मुड़ना चाहिए या फिर टूट जाएगा बहुत बुरी तरह से। तो सिंपल ये एक व्यू है हैप्पीएस्ट माइंड को लेके। दूसरा, आप टोरेंट फार्मा में 4300 का टारगेट हो गया, चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग टोरेंट फार्मा में आप लोग आज कर सकते हैं, बट अपसाइड की मूवमेंट टोरेंट फार्मा में और बनती है, तो अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा खासा गेन अभी इसमें मिल रहा है आपको, बट आई वुड से होल्ड इट, जिसमें कि आपको अगला टारगेट 4400 का होगा। निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था, हाँ बताइए बताइए मैम। निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हाँ। 120 की बाइंग दी थी, वहां पर मेरे ख्याल से आपको 40 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया, उसमें पोजीशंस को निकल जाना। दूसरा एक जो ट्रेड था वो था जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में आज ही 13 तारीख को आप लोगों को ये ट्रेड दिया गया था री एंट्री के तौर पर। जमुना ऑटो में भी 350 का पहला टारगेट हो गया है, वहां पर प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको आगे अब होल्ड करना है, अगर प्रॉफिट पे नहीं निकल रहे और होल्ड करना है, तो फिर आपको यहाँ पर कम से कम जो ट्रेलिंग है वो 140 पर रखनी चाहिए। चलिए ठीक है मैम, ये अच्छा करती, पहले आकर के अपना बैलेंस शीट क्लियर कर देती हैं अपना, भाई खाता में जो है जो नहीं है। चलिए ये मतलब जो है चलिए और भी है, लेकिन समय नहीं रहता। हाँ मैम, समय की थोड़ी सी मारा मारी रहती है। वो हाँ, सुबह का मतलब जो 10 बजे वाला 10 से 10:15 तक 10:20 तक उसमें समय रहता है, तो उसमें जब आप रहती हैं तो आते ही पहले कर देंगे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं। ये जब ये सेगमेंट अलग से अपलोड होता है ना, तो वो कई बार पुरानी चीज़ें लोगों के लिए उतना वो नहीं रहती हैं, वो वाली बात है। इस सेगमेंट को चूँकि अलग से अपलोड करना होता है। चलिए हमारे साथ अर्जुल जी, जरा आपका भी सर ग्रुप पे रह गया। हालांकि अभी तक हमने 15 मिनट में सिर्फ एक ही स्टॉक डिस्कस कर पाए, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि सबकी राय ले लें। बहुत लोगों की पोजीशन है, ग्रो और बीएससी को लेकर बहुत सवाल रहते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग व्यूज़, आप सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो सबका व्यू जो है वो जानना जरूरी है। जी अंशुल सर। अच्छा, ग्रो में अभी भी वही व्यू है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 179.50 के ऊपर क्लोज होता है तो बाई बनेगा, और 157.70 टूटता है तो फिर सेल बनेगा। 112 के लिए ऑल टाइम लो के लिए, 179.50 टूटता है तो फिर 200-210 तक के लिए बाई बनेगा। जब तक इस रेंज में है, रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेच सकते हैं। 157.70 के आसपास बुलिश एविडेंस मिले तो बाई कर लीजिए, 179.50 तक के अपसाइड तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट रेंज बाउंड जब तक है रेंज प्ले कीजिए, और रेंज का ब्रेकआउट जिस साइड मिले उस साइड रेंज प्ले कीजिए। दूसरा, बीएससी 50 डे मूविंग एवरेज पे खुला है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, एक बाउंस बैक आपको 2890 तक मिल सकता है। बट उसके बाद जैसा प्रदीप ने कहा, 2-3 हफ्ते आपको साइडवेज प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल सकता है एक बाउंस बैक के बाद। चलिए, तो ये अभी जिनके पास है वो पैनिक करके बेचने की आवश्यकता नहीं ना, क्योंकि एक समय तो 9% 10% तक टूट गया था, तो बीएससी में घबराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अभी बहुत ज्यादा ऐसा घबराने की जरूरत, देखिए सर, इन सब चीजों में ना एक चीज, मतलब सेंटिमेंटली एक चीज देखिए, शेयर बाजार में आप चाहे कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस ले आइए, अब 2004 से आज तक देख लीजिए 75 आ चुकी हैं, जो एक चीज नहीं खत्म होती है वो चीज है उम्मीद। आदमी उम्मीद से आता है शेयर बाजार में कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा, पैसा कमाएगा। आप कोई भी नियम कानून लाके उसको नहीं खत्म कर सकते। तो इवेंचुअली जितनी भी चीजें हुई हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हुई हैं,
मैनिपुलेशन कम हुआ है, तो ये चीज अच्छी है। शॉर्ट टर्म में भले नेगेटिव रिएक्शन हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो रीसेंट फॉल आया था, एकदम से बहुत तेजी से फॉल आया था। पहले एफ में पोजीशंस होती थी, लॉन्ग लिक्विडेशन आता था ब्रोकर की तरफ से कि लोग वो नहीं दे पा रहे मार्जिन। अब उसका एक दूसरा रूप बदल गया था एमटीएफ, जहां पे एक्सेसिव आप पोजीशंस देते जा रहे थे, और जैसे छोटा सा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करता था, स्नोबॉल इफेक्ट आता था, उसको भी टाइट कर दिया। तो अब ये पैनिक सेलिंग जो बार बार आती है ना अलग अलग सेक्टर्स में, ये और कम होती जाएंगी। एफएनडो की मार्जिन बढ़ने की वजह से कम हुई थी, तो एमटीएफ चालू हो गया था, एमटीएफ में भी अब स्ट्रिक्ट करने लगे हैं। तो ये जैसे जैसे टाइट होगा, स्ट्रक्चर आपका सुधरता जाएगा। ठीक है सर। मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी बीएससी पे नहीं आई है, तो बीएससी पे सिर्फ लेवल्स। जी। ओके, तो बीएससी एक लॉन्ग टर्म का बेट है, लंबी अवधि का ही। इसमें अगर आपका पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैंने इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था और फ्राइडे की मार्केट में बेच दिया था जब 2.5% वहां से गिरा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने इसमें बुक कर लिया है, जो भी था वटएवर। बट अभी वापस से जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो क्योंकि मैं बीएससी को पर्सनली पसंद करती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो मुझे लगा था कि प्राइस स्ट्रक्चर खराब हो रहा है इसलिए बेच दिया। उस समय न्यूज नहीं थी, तो अभी वापस से जहां मुझे मौका मिलेगा मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए भी इसको खरीदूंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे भी है। फिलहाल खरीदने का विचार मेरा कहां पर बन रहा है, अगर मुझे ये 2650 के आसपास मिले, अभी 2820 पर है, तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। विपुल जी, इस न्यूज के साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको जरूर समझना चाहिए। जी। जब ये एसटीटी वगैरह बढ़े थे, जी। नो पोजीशन साइजिंग हटाई वगैरह, कई सारी चीजें पास्ट में हुई थी, कटिंग इन शॉर्ट, तो उसका इम्पैक्ट ब्रोकर कंपनीज ने, तो दो चीजें इससे ना बच जाती है, एमसीएक्स बच जाता है, बीएससी बच जाता है, एनएससी जब आएगा तब देखेंगे। तो इसका ये जो एक्सचेंज है, मार्केट में ब्रोकर्स के ऊपर ज्यादा दबाव दिखेगा, लेकिन एक्सचेंज कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो ब्रोकर्स के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में ब्रोकर्स ने एमटीएफ के थ्रू बचा ली अपने जैसे तैसे। बट आगे की सिचुएशन थोड़ी सी ब्रोकिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगेगी। अब यहाँ पर वही ब्रोकर्स बचेंगे जिनकी डीप पॉकेट्स होंगी, वो रिलायंस होता है या फिर ब्लैक रॉक के साथ जो रिलायंस का जियो फाइनेंशियल अगर फ्यूचर में आता है तो वो बनेंगे, जो भी होगा, लेकिन जिनके डीप पॉकेट्स होंगे वही। बाकी आपके एमसीएक्स सेफ है, बीएससी सेफ है। जी, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो प्रदीप जी से लेना चाहूँगा। एंजल वन ले लीजिए सर एक बार के लिए, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनियों की बात हुई है। एंजल वन कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी देखिए, एंजल वन अभी 2587 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और ऑलरेडी हमने देखा 2441 से लगातार एक आज ही लो लगाने के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक रिकवरी चल रहा है। यहाँ पे भी सर विपुल जी, जैसे कि अंशुल सर ने भी बताया कि मार्केट में जितना भी आप देखिए रिस्ट्रिक्शन डाल दो, जितने भी आप एमटीएफ ऑफ कर दो, जितना भी है, ओवरऑल थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में रिएक्शंस रहता है, लेकिन फिर से घूम फिर के आपको ऊपर ही दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है, इस गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेशक को। और अगेन मेरा टारगेट रहेगा 2650 एंड मुझे लगता है कि 2750 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। अभी होल्ड करिए, बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। अच्छा सर, ये जो अभी ऑकुम ड्रेस को लेकर के कोई अपडेट देना चाहेंगे क्या? 485 के आसपास है अभी, तो कॉल अभी जारी है ना सर? बिल्कुल जी, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बिल्कुल बने रहिए। 495 का डे हाई लगाया था, इनफैक्ट अपर सर्किट भी ऑलमोस्ट 496 के अराउंड ही है। सो 525 के टारगेट के हिसाब से बिल्कुल 4-5 दिन का व्यू लेके स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक है, एक अगली कंपनी लेकर के आते हैं सर, जो कि आज के ट्रेंडिंग में है, वो है इंजीनियर्स इंडिया। ये फ्राइडे के सेशन में इसने धुआंधार रफ्तार दिखाई थी, और हमने अपने छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी इसको डिस्कस किया था। अंशुल जी जरा आप देखिए, और उसके बाद से हम जरा उसकी टी स्प्लिट भी लेकर के आएंगे। पहले अंशुल सर जरा आप इंजीनियर्स इंडिया पे एक नज़र डालिए कि ये जो मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर, क्या ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? 212-213 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो देखिए, फ्राइडे को अच्छा बाउंस बैक हुआ था, 134 मिलियन का वॉल्यूम था, 6912% वॉल्यूम राइज था, और मेजर रेजिस्टेंस 210.87 के पास आगे क्लोज किया था। अभी भी वहीं पे अटका हुआ है, हल्का सा उसके ऊपर निकला है। डिसाइसिवली 211 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, आज अच्छा वॉल्यूम है भी, 821% वॉल्यूम राइज है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ठीक ठाक देता है तो 220-225 तक के टारगेट खुलेंगे। रैलीज पे थोड़ा थोड़ा माल छोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखिएगा, पोजीशन कैलकुलेटर जो क्वांटिटी कैलकुलेटर है उसको ढंग से यूज करके 0.5 या 0.75% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा अगर ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। 211 के ऊपर क्लोज करता है तो 225 230 की जोन तक जा सकता है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, इनकी तो मतलब आईडी तो क्या ही इनकी बोलें, अलग तरीके से बना रखी है, लेकिन फिर भी इनकी टिप्पणियाँ करें। सर होमवर्क तो होता रहेगा विपुल सर, पर अब आप डिफेंस सेक्टर को अब आप भूल गए हैं, ग्रीन एनर्जी को भी कवर नहीं कर रहे हैं। सर ग्रीन एनर्जी हो या डिफेंस, अभी आप कार्यक्रम के आखिरी तक रहेंगे और रोज़ अगर रुकते होंगे तो रोज़ सेकेंड हाफ में PSU सेक्टर ही बातचीत होती है, तो मतलब उस पर जो है निरंतर हमारी बातचीत हो रही है। आप थोड़ा जल्दी निकल जा रहे होंगे, इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाई। बने रहिए, अभी थोड़ी देर में सुन लीजिएगा। लेकिन अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं अंबाला जी के लिए, और वो है GMR एयरपोर्ट। और GMR एयरपोर्ट पर भी हमने अपने छोटे शहर में डिटेल में बातचीत की थी। मैम 100 के आसपास आ गया, हालांकि प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, नतीजे आए हैं। लेकिन आज जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी, कुछ लोग 126 का टारगेट दे रहे हैं, कुछ लोग, और ये देखिए रेवेन्यू 50% बढ़ा है, प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में अगर हम देखें उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट काफ़ी बुलिश दिखाई दी है, चाहे वो जेफरीज हो, सिटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोई 108-9 का टारगेट दे रहा है, कोई 125-26 का। आप क्या टारगेट देंगी? बहुत दिन से ये 100 के ऊपर जाता है, फिर मतलब अभी गया बड़ी मुश्किल से और फिर उसके बाद से वापस नीचे आ गया, क्या व्यू है आपका? क्लियर कट बाय। एंड 6 महीने से साल भर का टारगेट अगर मैं देख रही हूँ तो अभी 100 के आसपास है, क्लोज टू, वेरी क्लोज टू 100 है। यहाँ से पहला टारगेट कम से कम 7% अवे, विच इज 107 एक्सपेक्ट करिए, क्लोज टू 7-8% का बनेगा वो, फिर होल्ड कर जाइएगा। मतलब इतना हड़बड़ी में प्रॉफिट बुक करने लायक काउंटर नहीं है। द टाइम व्हेन यू आर दैट वी आर डिस्कसिंग इट नाउ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस में मौका है, दस्तूर है इसका इस समय, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। और अब ये मतलब जो इसके लिए हर्डल पॉइंट था, इट्स ऑल डन नाउ। आज आप इसको खरीद के 107 रुपए का लेकर के कम से कम 130 के टारगेट का वेट करना। और तीसरा टारगेट मैंने इसलिए, दूसरा टारगेट इसलिए थोड़ा बड़ा दिया है ताकि आप एक 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट को तरीके से प्लान करो। तो आज इसको खरीदा जा सकता है। एंड गिविंग अ डिस्क्लोजर, दिस विल बी इन आवर पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन ऑल्सो, जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है। बहुत अच्छा काउंटर है, अब चलेगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ से आप अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ 90 पर मेंटेन करके रखिए, यानी डिफाइंड योर रिस्क वेरी मच। एंड 107-130 रुपए के टारगेट के लिए इट्स अ गुड काउंटर। बस इतना ही है फिलहाल इसके लिए। बाकी अगर समय है तो अभी रुक जाइए, मतलब हर बात बुक करवा लीजिए, लेट हो जाएगा। हाँ, लोगों का प्रॉफिट बुक होने दो, वरना लेट हो जाएगा। चलिए बताइए वो असल में वो जी हाँ, कोई बात नहीं। मैं मतलब देखिए, प्रॉफिट नहीं बुक किया तो उनका फायदा क्या हुआ? बताइए, तो जो भी लोग क्यूमिंस इंडिया में हैं, 4520 का टारगेट दिया था, इट गॉट हिट। प्लीज बुक योर प्रॉफिट। इसके बाद अगर आपको होल्ड करना है तो ट्रेलिंग जरूर रख लीजिएगा 4450 पर। फ्रॉम माई साइड 10% का प्रॉफिट है, बुक इट। चलिए ठीक है। चलिए अगली कंपनी के लिए जरा फटाफट जो है चलते हैं। यहाँ पर प्रदीप सर आप देखिए जरा, और आज काफ़ी जो है गूगल के ट्रेंड में जो है सुज़लॉन ट्रेंड करता हुआ, हालांकि हम लोग के मतलब नहीं ट्रेंड होता तो भी कई बार हम लोगों ने बातचीत की है, हालांकि कोई खबर ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड में करता हुआ। यहाँ पर एक असल में सिस्टमैटिक्स करके उन्होंने बाय की रेटिंग दी हुई है। तो क्या व्यू रहेगा अभी 46 के आसपास सुज़लॉन पे आपका? जी बिल्कुल सर, देखिए मुझे लगता है कि 45.95 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और अभी तो देखिए जिनके पास पोजीशन है 42 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और हमने दिवाली के टाइम से इसको कवर भी कर रहे हैं। 47-45 एक आइडियल प्राइस है, वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास प्रीवियस बाइंग है तो आपको बने रहना चाहिए 42 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 52-53 ब्रेक होने के बाद आपका 74, उसके पहले 68 का टारगेट रहेगा। जी 68 का टारगेट रहेगा यहाँ पर। इस बीच एथर की दोनों कंपनियां, एथर इंडस्ट्रीज, एथर एनर्जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी। लेकिन उससे पहले हम जरा अपना छोटे शेयर पे, अभी जो 3 शेयर हमने डिस्कस किया, ये तीनों ही छोटे शेयर में डिस्कशन में थे और वीकेंड पे हमारा ये शो रहता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। रचित खंडेलवाल जी के साथ हमने ये कार्यक्रम किया था इंजीनियर्स इंडिया पे। हमने बोला था कि नेक्स्ट वीक जो है इस हफ्ते अच्छा मोमेंटम रहेगा, आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा सुज़लॉन हो या फिर GMR हो, इन सब पे डिटेल में बातचीत हुई है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी
बड़ी संख्या में दर्शकों ने देखा, प्यार दिया है। आप लोग अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए और अपनी टिप्पणी हमें बताइए कैसा लग रहा कार्यक्रम। तो अगला का जो शेयर है सर, एथर इंडस्ट्रीज और एथर एनर्जी, ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या व्यू ले रहे हैं अंशुल सर आप? देखिए सर, एथर एनर्जी पे तो व्यू पॉजिटिव है फिलहाल। 10-20 50 डे मूविंग एवरेज डेली पे और वीकली पे 10-20 मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे बहुत हफ्ते हो गए, 17 हफ्ते हो गए, एक रेंज बनी हुई है। प्राइमरी ब्रेकआउट 740 के ऊपर है, 740 निकलता है तो उसके बाद मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा लगभग 900 रुपए के लिए। और एथर इंडस्ट्रीज भी अगर पकड़ेंगे तो ये ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। 71 वीक्स का एक कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना था, हालांकि अभी ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे है 996 1000। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। 1000 के ऊपर अगर टिकता है तो बाइंग का इंटरेस्ट वापस लौटेगा। 1000 के ऊपर लगभग 1200 रुपए का टारगेट रहेगा। अगर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। महंगा खरीदिए 1000 रुपए और महंगा बिकेगा 1200 रुपए। सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो और सस्ता 875 876 के आसपास बिकने लगे, तो थोड़ा सा महंगा खरीद लीजिएगा और महंगा बिक जाएगा। थोड़ा सा महंगा खरीदिएगा और महंगा बिक जाएगा, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी है आइनॉक्स विंड। अंबाला मैम, सिर्फ लेवल्स, आइनॉक्स विंड पे आपका क्या टिप्पणी रहेगी? अभी जो है 7.5% टूटा है, काफ़ी लोगों की क्वेरी है और वो कह रहे हैं कि मतलब अभी क्या करना चाहिए। कह रहे हैं रिजल्ट भी अच्छे थे, उसके बावजूद इतना शेयर टूट रहा है। जिनकी पोजीशन है वो क्या करें? जिनकी पोजीशन है आपको थोड़ा और पेन देखना है। 85 के टारगेट है, 85 भी आ जाएगा तो थोड़ा सा रुक जाइए अगर आपको एवरेज करने का विचार है। स्टॉक क्वालिटी वाइज अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन और ऐड करना है तो 85 का वेट करना ही चाहिए, ये एक व्यू है। रही बात टारगेट, नजरिया बड़ा है, छोटे समय में आप इसको आप इसके साथ नहीं चल पाएंगे, तो नजरिया दायरा बड़ा करो, पोजीशन हैवी है तो कम करो। और रही बात की टारगेट, तो 130 रुपए से लेकर के 165 रुपए के भाव 1 साल से 2 साल के नजरिए पे आएंगे। अब डिपेंड करता है कि कितना समय लग सकता है, लेकिन 2 साल के नजरिए से 130 150 लगता है आते हुए। 85 पहले आएगा। 85 पहले आएगा, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच एक रिजल्ट और आए हैं छोटे शहरों में, ओला। हालांकि ओला का क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रदीप सर, ये इसकी कुछ कहानी बची है, ख़त्म हो गई सर, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब रेवेन्यू, हालांकि 55% भी रेवेन्यू भी घट रहे हैं, कंपनी भी अच्छी नहीं चल रही है, क्या किया जाए सर ओला में? और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्या कहेंगे उनसे आप? देखिए विपुल जी, लगातार एक हमारा सेलिंग कॉल ही रहा है। ऑल टाइम जो हाई था वहां से भी, इनफैक्ट 70-65 से भी हमने बहुत बार बताया कि इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ट्रैप भी हो चुका है रिसेंटली 35 से जो 41 का रैली आया था। मुझे लगता है कि हर एक लेवल पे आपको सेल ऑन राइज भी होना चाहिए कंटिन्यूअसली। जब से आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ा बहुत परफॉर्म होने के बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही है। तो एक जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी खराब है। इनफैक्ट इतना ज्यादा गिरा है सेल्स के हिसाब से, मुझे लगता है नहीं कि नेक्स्ट 2-4-5 क्वार्टर में रिकवर कर पाएंगे। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, हर एक उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढिए। ओला मतलब लॉस का गोला, तो सिंपल यहाँ पे आना नहीं है किसी को। ओला मतलब लॉस का गोला, ये नया मतलब आपने दिया है, बहुत शानदार। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, ये लगातार जो है चर्चाओं में रहा है। टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है अभी 0.5% के आसपास ऊपर। हालांकि दोनों में कोई कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है, मतलब ग्रुप को लेकर के अगर छोड़ दे तो। लेकिन सर पावर में क्या टोरेंट पावर कुछ ठीक लग रहा है आपको? और फार्मा आज जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा पे। फार्मा के रिजल्ट भी रहे हैं, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, 26% प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ, एबिटा 19% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, पॉजिटिव साइड में थोड़ा सा बढ़ाई है इनफैक्ट। क्या व्यू ले रहे हैं अंशुल सर आप? तो देखिए, टोरेंट फार्मा में 6 महीने का ऑलमोस्ट 5 महीने की इनसाइड बात थी, 6 महीने की टाइट रेंज थी। ब्रेकआउट आया था 3800 रुपए पे, टारगेट है 4600 रुपए, तो अभी भी 300 रुपए दूर है अपने प्राइमरी टारगेट से। इसी कड़ी में रिजल्ट ठीक आए हैं तो स्टॉक में अच्छी अपमूव मिल रही है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग के लिए तो अब लेट हो चुके हैं क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे 600 रुपए छूट गया है। टारगेट अब लास्ट टारगेट जो है वो 300 रुपए ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, है तो बने रहिए। अपॉर्चुनिटी आपको टोरेंट पावर में जरूर मिल सकती है। 91 वीक्स का 4 बार का बॉटम बना है और नेकलाइन 1411 पे क्रॉस हुई है।
धीरे धीरे करके 1634 रुपए तक जा सकता है। 1634 चला तो जाएगा, लेकिन इतना धीरे जाएगा कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, क्योंकि सेम इज विद अदानी पावर, सेम इज विद टाटा पावर। तो पावर कंपनियों में भी उतनी चाल नहीं है, फार्मा कंपनियों में ठीक ठाक चाल है। तो अगर स्लो एंड स्टडी मूव के लिए तैयार है, 1634 रुपए आपको मिल सकता है। दूसरा सर, अगर 1 मिनट दें तो ओला पे बात करना हाँ चाहूंगा। हाँ बिल्कुल 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 सर। ओला पे 100 रुपए पे जब मैंने बताना चालू किया था कि 10 रुपए आएगा, हैंकर ट्रोलिंग हुई थी, मगर ट्रोलिंग अपनी जगह। आप सिंपल सा एक लॉजिक समझिए, धंधा पानी छोड़ के, आज मैं आप ही की बात करता हूँ, दिन भर आप बैठ के अपने शो की तैयारी करते हैं, उसके लिए न्यूज इकट्ठी करते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, ये सब छोड़ के अगर आप कॉमेडियन के साथ ट्विटर पे बहस में उलझ जाएंगे तो कितना ही आपका शो चलेगा और कितना आपका चैनल चलेगा। तो आज की डेट में वही हो रहा है। लास्ट में मैनेजमेंट को भी अब ये मानना पड़ा है, एमके ने 20 रुपए का टारगेट अब जाके दिया है, 100 रुपए से हम बात करते आ रहे हैं कि 10 रुपए आएगा। दूसरा, आज मैनेजमेंट ने फाइनली ये मान लिया कि हमारे पास वो आदमी नहीं है जिनके पास इतनी क्षमताएं हैं या विशेषताएं कि वो इन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक कर पाए। जब आपके पास आदमी ही नहीं थे रिपेयरिंग के, जो मैं बार बार बोलते आ रहा था कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आदमी नहीं, आप नए माल बेचते जा रहे हैं। सामने टीवीएस, आज नहीं, मैं 15 साल से टीवीएस को यूज कर रहा हूँ। एक छोटी सी दिक्कत आ जाए और आप सर्विस सेंटर पहुंच जाए, पूरा सर्विस सेंटर आपके ऊपर ऐसे कूद जाता है जैसे इकलौते आप ही ग्राहक बचे हों पूरे सर्विस सेंटर में। हर कोई आपका कान लगा के सुनने खड़ा रहता है कि कम से कम पहले अपनी प्रॉब्लम बोल तो लो। डॉक्टर के पास जाके आधी समस्या तभी आपकी हल हो जाती है अगर वो सुन ले। तो टीवीएस में हमेशा यही चीज रही है कि पहुंचे, तसल्ली से आपकी पूरी समस्या सुनते हैं, उसके बाद आपको अगर 6 घंटे का काम है तो 12 घंटे का समय लेते हैं और 4 घंटे बाद फोन कर देते हैं कि आपका काम हो गया, लेके चले जाओ। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ना है ना ओला के पास कभी होगी। इनके प्रमोटर उस बच्चे की तरह हैं जिनको एक इंटरेस्ट आता है तो उस पर बहुत समय तक काम करते हैं, और जैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको खिलौने को छोड़ देते हैं, एकदम कोने में फेंक देते हैं। तो अगला इनका नया खिलौना एआई पे है, ये वो कंपनी बनाने चले गए। तो अनाथ बच्चे की तरह है ओला, जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो जब वो नहीं बने रह रहे हैं, वो धीरे धीरे, चलिए बहाना सही कि हमने प्लेज किया था और बैंक ने माल बेच दिया, ऐसे ही राणा कपूर ने यस बैंक के शेयर बेचे थे। थोड़ा सा ये सब चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसे शेयरों से बचे रहेंगे। ठीक है, ये बात ओला को लेकर के। अच्छा, इसकी आप दोनों लोगों का समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा था, मिस हो गया मुझसे, क्वालिटी की लिस्टिंग हुई है आज, अगर उस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी अगर हो पाए सबकी, तो वो भी हमारी कवरेज में आ जाएगा। उसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। प्रदीप सर, हालांकि अभी 1 ही घंटा हुआ है, डिस्काउंट पे हुई है एचयूएल के अलग होकर के क्वालिटी डेयरी की लिस्टिंग, और 40 रुपये के आसपास का एडजस्टेड भाव था, 29 के आसपास हुई है लिस्टिंग। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप, फिर अम्बाला मैम आप, या फिर पहले अंशुल जी और प्रदीप जी की राय ले लेते हैं ताकि उनको डिस्क्लोजर लेकर के धन्यवाद किया जा सके। प्रदीप सर, टिप्पणी करना चाहेंगे? सर वही वाली बात है, बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं आप, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है जी। जी विपुल जी, देखिए लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी 22% तो नेगेटिव है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि किसी के पास अगर है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फ्री का ही तो मिला है। अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर था और हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर था तो आपको 1:1 में ही ये KWILs का शेयर्स मिला है। सो अब बने रहिए। नया खरीदे क्या? नहीं, नया खरीदना अभी विपुल जी नहीं चाहिए, नया खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर में वाडीलाल इंडस्ट्री है जो कि 3600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये भी आइसक्रीम बनाता है। हैट्सन एग्रो है, ये भी आइसक्रीम बनाता है। को अभी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ब्रिटानिया भी थोड़ा बहुत उनका जो है आइसक्रीम से बिजनेस आता है। सो मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। आपको यहाँ पे 28 का लो लगाने के बाद जो 31 चल रहा है, अभी आप एक 25 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें अभी नहीं होगा। फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है। अंशुल सर, आपका व्यू? और चलिए ठीक है, डिस्क्लोजर बाद में लेते हैं जी। सर देखिए, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर है तो होल्ड करना चाहिए। आपको डीमर जो के मिला है, और आइसक्रीम का धंधा वैसे भी ठीक ठाक चल रहा है। आइसक्रीम के नाम पे तेल मिला के फ्रोजन डेजर्ट ही बेचा जा रहा है, और लेबल पड़ेगा इंडिया अभी इतना तेजी से नहीं बढ़ा है। जब तक वो नहीं कैंपेन बढ़ता है तब तक इनकी सेल्स ठीक ठाक रहेंगी, और जब बढ़ने लगेगा तब फिर अमूल पे लोग स्विच करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक वो चीज नहीं हो रही है, बने रहना चाहिए, ठीक ठाक है। स्टॉप लॉस लगाना है तो नीचे 28 रुपए 90 पैसे का लगा लीजिए और बने रहिए। नया खरीदें कि नहीं खरीदें?
नहीं नहीं, नया तो बिल्कुल नहीं सर, जब तक कोई आईपीओ बेस्ड नहीं बनता है ठीक। तब तक नया तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप लोग अपना अपना डिस्क्लोजर दे दें सर, प्रदीप सर और अंशु सर जी। जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थैंक यू सर। प्रदीप सर। ये जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा एंड हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कॉल डिस्कशन हुआ, स्टॉक डिस्कशन हुआ, हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में, हमारे पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड सारे पैनलिस्ट को। हैव ए वेरी गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने बताया नहीं, लेकिन आप इतने आइसक्रीम का नाम बताया, आप कौन सी आइसक्रीम खाते हैं प्रदीप जी? चलिए खैर, उस पर अगली बार जब आप जुड़ेंगे तब बात कर लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अंबाला मैम, आपकी व्यू क्वालिटी वॉल्स को लेकर के क्या रहेगा? आपकी राय रह गई थी जी। खरीदना है तो थोड़ा और डिस्काउंट का वेट कीजिए, 20 के आसपास इसमें दोबारा भी बना सकते हैं। बेचने की जरूरत नहीं है, एज प्रजी ऑलरेडी सेड, इट्स अ एडिशनल गिफ्ट टू यू, यू नो, तो उसके हिसाब से आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेट इट परफॉर्म, चलेगा तो भी। और अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो 20-22 रुपए के आसपास में, और अभी अच्छे खासे ऊपर है, तो फिलहाल के लिए नो बाय। ठीक है, बेचना भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, इसीलिए साथ में नया भी नहीं खरीदना, बेचना भी नहीं है ना? नहीं, नया एक्शन कुछ मत लीजिए। कुछ अगर ये करिए आपको मत, ठीक 40 है। रुपए तक स्ट्रेच चल जाए तो बुक कर सकते हैं एक बार को करना है तो, बट अगर फ्रेशन करना है या बाय करना है नए लोगों को तो 20 से 22 रुपए का वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है मैम।